अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्रोग्राम टी टाइम। मैं हूं आपकी मेज़बान शबाना मनियार और हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं हमारे ज़बरदस्त से गेस्ट। आज के गेस्ट के बारे में मैं कहती चलूं कि ये एक विजनरी आर्टिस्ट है। इन्होंने काम किया है, लेकिन क्वालिटी बेस काम किया है। 50 से ज़ायद ड्रामे इनके क्रेडिट में हैं। हादसाती तौर पर ये इन्होंने स्क्रीन पर आए थे, लेकिन लेटर ऑन 2010 में इन्होंने प्रोफेशनली इस फील्ड को अपनाया, वो भी अपने वालिद साहब की एक लाइन पर। जब इनके वालिद साहब इस दुनिया से जा रहे थे तो उनका हाथ इनके हाथ पर था और एक लाइन थी, उनके वालिद साहब ने कहा था कि मेरा बेटा नाम रोशन करेगा। बस ये लाइन इन्होंने अपने साथ रखी, अपने वालिद साहब की इस लाइन को अपनी गाइडलाइन बनाई और फिर उन्होंने चूज़ का शोबिस को। दो ज़बरदस्त फिल्म मालिक और मंटो इनके क्रेडिट में है। एक्टर है, कमर्शियल किए हैं, फिल्म्स की हैं, ड्रामा किया है और फैशन मॉडल भी हैं, क्योंकि मैं विटनेस हूँ इनको रैंप पर देखते हुए। नन अदर देन, आइए मुलाकात करते हैं आपके अपने शुजा समी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं शुजा आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने 50 से ज़ायद ड्रामे हैं, फिल्म्स अलग हैं, कमर्शियल्स अलग हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि आप एक प्रोजेक्ट करते हैं, फिर कहीं गायब हो जाता है ये चेहरा, फिर अचानक से वापस आ जाता है स्क्रीन पर। बेसिकली बात यह है कि मैं सब कुछ करने के लिए नहीं बना। मैं ख़ुद की पसंद से जो बेसिकली होता ये है कि मुझे कोई भी कुछ भी ऑफ़र करता है, मैं सुनता हूँ, टाइम देता हूँ और मुझे लगता है कि मुझे करना चाहिए तो मैं करता हूँ, और मुझे नहीं लगता कि नहीं करना चाहिए तो मैं नहीं करता। तो थोड़ा सा ये आप अपने डूज़ एंड डोंट्स को थोड़ी सी वेरिफिकेशन बताएं कि कौन सा काम आप करना चाहते हैं और कौन सा काम आप नो कर देते हैं। बेसिकली हर इंसान का ना अल्लाह ताला ने एक दिमाग बनाया होता है, उसके अंदर एक सेंसर फीड होता है। तो मुझे लगता है कि मैंने जितना भी काम किया है वो उसी सेंसर के तहत किया है कि बस मैं सुनता हूँ, मुझे लगता है अच्छा है, करना चाहिए। हाँ। बेसिकली स्क्रिप्ट जो होता है ना, वो इंसान जो कैरेक्टर है ना उसकी औकात बताता है। एक सीन करूँगा मैं, ठीक है, किसी भी ड्रामे में एक सीन होगा मेरा, लेकिन वो एक सीन खुद बताएगा कि एक सीन है, ठीक है। लेकिन किसी जगह पे ऐसा होता है कि मुझे काफ़ी सारी फिल्में ऑफ़र हुई मालिक के बाद, जो कि मैंने नहीं की। वो ये था कि ये भाई ये नहीं की। उसकी वजह ये थी कि उन्होंने बोला कि यार इतने पैसे मिलेंगे, उन्हें पैसे बाद में बताना, मुझे स्क्रिप्ट बताओ। स्क्रिप्ट वो फलाना आर्टिस्ट है उसके साथ, मैं उसको नहीं बताओ, मुझे ये बताओ मैं कहाँ हूँ। ठीक है। बोला आप उसके साथ साथ होंगे। मैं किसी के साथ नहीं हूँ, मुझे अलग से निकाल दो भाई। मुझे अलग रखो, किसी के साथ मत रखो। अच्छा शुजा, इस पर तो हम बाद में आएंगे, लेकिन मैंने आपके बहुत सारे ऐसे इंटरव्यूज़ देखे हैं और एक लाइन जो मुझे क्लिक की है वो थी वालिद साहब की एक लाइन इस दुनिया से जाने से पहले कि मेरा बेटा नाम रोशन करेगा। तो हमारे जो व्यूअर्स हैं, पल्सा टीवी के जो व्यूअर्स हैं, उनके साथ आप ये हम शेयर करेंगे कि वो क्या बॉन्डिंग थी एक बाप और बेटे की। बेसिकली ये देखें, ये चाय पी रहे ना, तो मेरे अब्बू शायद मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और वो तहज्जुद में उठते थे, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते थे, उसके बाद चाय बनाते थे और फजर की नमाज़ पढ़ने से पहले चाय बनाते थे। तो वो चाय इतनी बनाते थे कि वो अपने लिए और मेरे लिए होती थी, और मुझे उठाते थे, बेटा चाय पी ले। अच्छा। और बाकी सब सो रहे होते थे। अब मुझे ये नहीं बोलते थे कि भाई नमाज़ पढ़ने चलो, ये करो वो करो, वो ये बोलते थे बेटा चाय पी ले। बस उनका इशारा तो यही होता था ना कि भाई अब मैं कभी चाय पी के सो जाता था, कभी नमाज़ पढ़ने चला जाता था, लेकिन वो मुझे वो नहीं करते थे, इस चीज़ के ऊपर फोर्स नहीं करते थे मुझे। बस कोई भी चीज़ वो खाते थे ना, तो वो बस मुझे ना चुपके से दे देते थे या कहीं जाते थे। वो बेसिकली आई डोंट नो क्यों उनको ऐसे यूं करते थे। वो किसी से भी मिलाते थे ना, बाकी बहन भाइयों को नहीं मिलाते थे उस तरीके से, मुझे मिलाते थे मेरा बेटा है। अच्छा। ये जो उनका प्राउड था ना, ये मुझे खुद समझ में नहीं आता था कि वो मकसद सबके सामने बोलते थे कि ये मेरा बेटा है। लेकिन जैसे आप लोग जब चाय पी रहे थे, जब खाते हैं, तो आप लोगों की आपस में जो शायद जो गुफ्तगू होती होगी, जो कॉन्वर्सेशंस आपस में होती होगी, वो मतलब उनको लगता था कि मेरा ये बेटा मेरी बात समझ रहा है या मेरा बेटा मुझे समझ के मुझे बता रहा है, मतलब था कुछ इस तरह? बस मुझे कोई भी प्रॉब्लम होती थी तो मैं उनसे शेयर करता था। बेसिकली मैं ना सच बोलता था। मैं अगर फिल्म देखने जाता था ना, तो मैं अब्बू को बता देता था फिल्म देख कर, मैं डरता वरता नहीं था। मैं कोई भी
काम करता था ना उनको बता देता था मैं कि मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, तो वो इस चीज़ पे वो करते थे कि यार ये झूठ भी नहीं बोल रहा और वो चीज़ कर रहा है। अच्छा दूसरा ये था कि ये जुमला जो उन्होंने बोला था ना, ये जुमला अनकॉन्शियस थे वो, मतलब जो उसमें चले जाते हैं ना, कोमा में चले जाते हैं, तो वो अनकॉन्शियस थे, बस उनके मुंह से निकला ऐसे। और मुझे वो लगा, मैंने कहा यार मैं इतना ज़्यादा फर्माबरदार नहीं था ना कि मैं उनके हर बात मानता था या ऐसा कुछ भी नहीं था, बस ये था कि कि मेरा बेटा नाम रोशन करेगा। ये लाइन आपके ये ज़हन लाइन में मेरे दिमाग में ऐसी बैठ गई थी कि मुझे ना नींद नहीं आती थी फिर उनके इंतकाल के 10-15 दिन के बाद। 10-15 दिन तक तो ये कि मेहमान आते जाते रहते हैं तो वो इतना ज़्यादा पता नहीं लगता, रश लगा होता है। उसके बाद मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं करूं कैसे, नाम कैसे रोशन करूंगा। नाम तो रोशन कर ही नहीं सकता भाई, मुझ में क्या क्वालिटीज़ हैं वो तो मुझे पता है। तो मैंने काफ़ी इंटरव्यूज़ में भी ये भी बोला है कि मेरा नाम मेरिट है, लोग मुझे शुजा समी कहते हैं, क्योंकि मैंने जितना भी काम किया बगैर किसी रेफरेंस के किया। मैं ऐसे ही वॉक करते हुए जाता था किसी भी प्रोडक्शन हाउस में, जाके उसके हेड को बोलता था अस्सलाम वालेकुम शुजा समी, मैं एक्टर हूँ, काम करने आया हूँ। अच्छा, हाँ, तो इतना कॉन्फिडेंस। वो बोलता था भाई किसके रेफरेंस से आया है, बोला भाई काम करने आया, देना दो, नहीं वो ये देना नहीं नहीं कहते थे कि आ रहे और भरम भी है और कह भी रहे कि मेरा नाम शुजा समी है। हाँ, और तो मुझे मैंने तो ऐसे बहुत सारे किस्से हैं जो कि अब कुछ शेयर बोलूँगा करें ना। जो मजे के हों, जो हमारे लिए मतलब बहुत सारे लोगों के लिए गाइडलाइंस हों कि इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए इंसान को। कॉन्फिडेंस क्या बेसिकली, मतलब वो आपसे रिप्लाई में इंस्टेंट आपने जैसे बोला है तो उन सामने की तरफ से जवाब क्या आता था? सामने की जवाब के हाँ हाँ करेंगे ना, मैंने कहा ये नंबर लिख लें मेरा, बस मैं जो वो है अपना कमर्शियल्स किए, मैं कमर्शियल कंपनी में ऐसी गया, बोले किसके रेफरेंस से आया, मैं कहा किसी के रेफरेंस से नहीं आया हूँ, आप बताएं, ऑडिशन देना है। अच्छा, ऑडिशन देता था मैं जाके, या कहीं पे भी वो होता था। तो जितने भी चैनल्स हैं ना, मैं चैनल्स का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन जितने भी प्रोडक्शन हाउस हैं ना, उनके हेड के पास डायरेक्ट चले जाता था, हेड से मिलना, उनको बोले शुजा समी आए। बोले कौन शुजा समी, बोले एक्टर है। ये अच्छा है, शुजा समी आया है, शबाना बनियार आई है, काम चाहिए। काम लेकिन करने। उससे पहले मुझे आपने मतलब हम प्रोग्राम से पहले जब हम बैठे हुए थे तो आपने कहा था कि जो आपका डेब्यू, जो स्क्रीन पर जो डेब्यू हुआ था, वो कासिम जलाली साहब के ड्रामे से हुआ था, और दादा के साथ काम करना अपनी जगह एक गुड लक साइन होता है। तो उस वक्त आपने बिल्कुल नॉन सीरियस थे, उस वक्त आपको कुछ भी नहीं पता था। उस मैं छोटा था उस टाइम पे, मैं आपको बताऊँ, मैं छोटा था। जो हमारे बड़े भाई हैं वो एम्ब्रॉयडरी का काम करते थे और इशरत हाशमी आपा के कपड़े वो बनाते थे, ठीक है। उनको पता था कि कहाँ जा रहे हैं, मुझे तो पता भी नहीं था कहाँ जा रहे हैं। वो ऐसे ही बस मुझे लेकर चले गए कि क्या नाम है इसका, चलो वहाँ जा रहे हैं और कपड़े देने जाना है। तो मैं कभी कभार मैं शॉप पे बल्कि रेगुलर भी नहीं जाता था उस ज़माने में, मैं जाता था वीक में या 2 वीक्स के बाद एक दिन जाता था, 2-4 स्कूल से आके, और जैसे जाते हैं ना वो, तो वो वहाँ पे शूटिंग चल रही थी, समंदर है दरमिया उस ड्रामे का नाम था। अच्छा। और वो कासिम जलाली साहब डायरेक्टर थे, मैं तो जानता भी नहीं था डायरेक्टर्स को। या इशरत हाशमी आपा जो थी वो उनके घर पे शूट हो रहा था, वो सामने गली में ही था, केडी मार्केट के सामने ही गली में उनका घर था। तो मुझे उन्होंने बोला कि यार आप एक काम करो, यहाँ बैठ जाओ, और ये ढोलकी होती है ना, माइया होती है, तो तालियां बजाओ, तालियां बजाए। और उसके बाद वो एक वो था, क्या नाम है इसका, बात जैसे रस्म पक्की होती है ना, बात करी तो वो मिठाई खिलाई, बस ये 2 शॉट्स थे। और वो 2 शॉट्स भी जो ऐसे थे कि जब मैं रोड से गुजरता था लोग बोलते थे यार तुम्हें ड्रामे में देखा है। अरे वाह। लेकिन उसके बाद वो बस आई गई हो गई थी बात, वो ख़त्म हो गई। उसके बाद फिर दूसरी चीज़ें चलती रही। फिर भाई ने किसी और डायरेक्टर के कपड़े बनाए, तो वहाँ मुझे ले गए, तो वहाँ पे उन्होंने बोला यार ये अच्छा, जो आपके भाई का जो बिजनेस था वो जैसे शोबिस के जो आर्टिस्ट होते हैं या प्रोडक्शन हाउसेस के लिए वार्डरोब वगैरह बनाते थे? नहीं, वो एम्ब्रॉयडरी का काम करते थे बेसिकली, उनको शौक था। अच्छा, तो ये सब इनके क्लाइंट्स थे? हाँ, क्लाइंट्स होते हैं ना कि वो बनाने, एम्ब्रॉयडरी करानी, तो वो शॉप पे आते थे। तो पहले तो ये होता था ना, लोग पहुंचा भी देते थे जो अच्छे डायरेक्टर के उधर गए कपड़े देने अगेन। हाँ, तो उसने बोला यार ये इसको है ना यार, वो ये वर्दी बना दे, बड़ा अच्छा लगेगा ये वो ना। तो और डायरेक्टर कौन थे, कुछ याद है आपको? बरकत भाई थे। अच्छा, ओह जबरदस्त। बरकत भाई थे, उन्होंने बोला कि यार इसको ना वो पहना दे वर्दी ना, और बराबर में वो था हिमायू सईद जो सीन था। और ड्रामे का नाम क्या था? उसका नाम था जब जब दिल मिले। ठीक है। तो वो ड्रामा था।
तो उसमें ये था कि वो मैं उसके हिमायू सईद के साथ ऐसे ही खड़ा हूँ और मैं ऐसे ही हिल रहा था पूरा ना। तो हिमायू एक्चुअली मुझे ना हिमायू सईद इस इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा अच्छा इसलिए लगता है, बहुत अच्छा इंसान है वो। उसने मुझे बोला यार सीधे खड़े हो जाओ, हिल क्यों रहे हो, क्या हुआ? नर्वस थे, कॉन्शियस थे, कुछ थे? नहीं ना, या वैसे ही हिल रहे थे? ऐसे ही हिल रहा था मैं तो, अरे वाह। मुझे क्या पता कैमरा चल रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मैं तो तफरी कर रहा था बेसिकली। सही है। तो उसने कहा कि यार खड़े हो जाओ, कंफ्यूज होना, क्योंकि वो इंटेंस सीन था कि वो दोनों है ना, शब्बीर जान और वो हिमायू सईद वो आपस में जो है ना गले मिलते हैं, जब बाप बेटे होते हैं तो वो गले मिल रहे होते हैं, क्लाइमेक्स को होता है वो ना, तो हम खड़े होते हैं। तो उसके बाद वो बस वो किया, ख़त्म हो गई कहानी। उसके बाद फिर उन्होंने बाकायदा मुझे एक उसमें कास्ट किया था, एहसास ड्रामे के अंदर कास्ट किया था बरकत भाई ने। उसमें मेरा पहला सीन था मारिया बास्ती और आबिद अली के साथ। तो उसमें भी बड़ा मज़े का किस्सा है ये ना। तो मुझे उसने पहली मर्तबा, अच्छा उससे पहले मैंने स्क्रिप्ट देखा ही नहीं था और मुझे पता भी नहीं था कि स्क्रिप्ट होता क्या है। तो उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट दिया तो मैंने पढ़ा कि अच्छा मैं ये बोलूँगा, मारिया ये बोलेगी, आबिद साहब ये बोलेंगे। मैंने कहा मैं ये बोलूँगा, और मारिया बास्ती को मैंने बोला कि ये आप बोलेंगी। बोली मैं ना बोलूँ तो? मैं कहा नहीं बोलिएगा, मैं बोल दूँगा सारे। अच्छा मुझे बेसिकली पता नहीं था। तो वो वहाँ से बरकत भाई की आवाज़ आई, भाई तुझे पता नहीं तू किससे बात कर रहा। आपने तो सबको क्या कहते हैं बिल्कुल लाइट लिया हुआ था, या आम जबान में कहूँ तो सारे आपके नजदीक हल्के थे। यही बता रहे हो, वो आबिद अली साहब थे, उनको मैंने बोला ये आपका है। तो आबिद अली साहब के साथ वो सीन किया सारा, तो वो कर रहे थे सारी चीज़ें। उसके अंदर फिर एक रिमांड वाला सीन था, वहाँ पे मुझे लगा, मैंने कहा यार क्या है यार। वो बेसिकली एक डायलॉग था कि कहाँ से बताओ, हाँ उसी टोन में बताएं, हाँ हाँ एक्सप्रेशन के साथ। कहाँ से मिलती हैं सारी मराद तुझे, अब किसके लिए काम करते हो और कहाँ से मिलती हैं सारी मराद तुम्हें। अब मैं कहता था, अब पहले उसके ऊपर पानी फेंकते थे, उसको टॉर्चर कर रहे होते हैं बंदे को ना, तो बताओ किसके लिए काम करते हो, कहाँ से मिलती मैं रुक जाता था कोई हमने। लेकिन हमें अब यहाँ पे रुकना पड़ेगा क्योंकि ब्रेक आ गई है। वीर शुजा समी हमारे साथ मौजूद है। कॉन्फिडेंस अगर आपको चाहिए तो शुजा से थोड़ा सा ले लीजिए और आपको ज्वाइन करते हैं ब्रेक के बाद। अक़वामे आलम में क्या हो रहा है, कौन चौके और छक्के लगा रहा है, दुनिया में तिब और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में क्या तहकीकात हो रही हैं, लॉलीवुड, बॉलीवुड और हॉलीवुड की फिल्म नगरियों की दास्तान, फैशन में क्या इन है और क्या है आउट, ये सब जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट wosa.tv। आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। हर खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहें वोसा टीवी। जी जनाब, वेलकम बैक। शुजा समी हमारे साथ मौजूद है। काम इनका अपनी जगह, लेकिन काम के दौरान इन्होंने जो लेवल अपना बनाया है वो अपनी जगह के बड़े बड़े नाम, मारिया बास्ती हो गई, शब्बीर जान हो गए, मरहूम आबिद अली साहब हो गए, और उससे पहले भी आपने अभी एक रिकॉल किया था, मतलब आपके सामने तो मुझे लग रहा है शाहरुख खान, सलमान खान, ये लोग भी अगर खड़े हो जाएंगे तो आप कहेंगे कि मैं अपनी लाइंस बोलूंगा, आप अपनी बोलिए। बिल्कुल ऐसे ही बोलूंगा मैं। ऐसा ही होता है। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि इस तरह आपने इंडस्ट्री में दोस्त बनाए या राइवलरी, एक दुश्मनी या दुश्मन बनाए? मैं तो मशहूर होने आया हूं ना, तो मशहूर तो इंसान जब ही होता है जब उसकी लोग ज़्यादातर काट करते हैं। बेसिकली एक डायरेक्टर का मैं किस्सा सुनाता हूँ। एक मैं प्रोजेक्ट कर रहा था, तो उसमें ना उस दिन वो डायरेक्टर की बेचारे की तबीयत ख़राब थी, जो मेन डायरेक्टर था, उसका दूसरा सेकंड डायरेक्टर वहाँ से आया, नहीं वो भी डायरेक्टर ही था उस टाइम पे। तो वो मुझे कहने लगा कि क्या नाम है इसका, कि ऐसे करो, ये वो था कॉर्पोरेट क्रिमिनल का कैरेक्टर ना, और वो मुझसे स्ट्रीट क्रिमिनल वाली लैंग्वेज बुलवा रहा था। मैं कहा मैं ऐसे नहीं बोलूँगा। तो उसने कहा कि नहीं ये ऐसे ही बोलेगा, ये वो, तो क्या नाम है इसका। मैंने कहा मैं ऐसे बोलूँगा नहीं। तो कह रहा मैं ना वो करता हूँ, मैं डायरेक्टर हूँ। मैंने कहा तू डायरेक्टर है, कोई बात नहीं। बोला मेरे भाई ने लिखा है। मैं कहा तेरे भाई ने लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि तू पढ़ के आया, पढ़ के आ, मैं पढ़ के आया हूँ। अच्छा, मैं पढ़ के आया हूँ, तो मैं तो ये कर। तो उसने कहा कि मैं ना ये कर दूंगा, वो कर दूंगा ना। तो मैंने कहा बात सुन, मैं ना साल में 40 ड्रामे छोड़ देता हूँ,
मुझे 50 ड्रामे ऑफर होते थे तो मैं 10 ही करता हूँ। तो मैं कहा और मेहनत करूँगा तो मेरे को 100 ड्रामे ऑफर होंगे। तू अपनी सोच कि तू डायरेक्टर है, तेरे भाई ने लिखा है ना, तो जाके पहले फैसला करो। मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं नहीं कर रहा सीन, पहले फैसला करो तुम दोनों में से सही कौन है। आपने का लेवल मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मतलब हमेशा अपने से ऊपर लोगों से कॉम्पीट करते हैं। वो इसलिए कि क्या नाम है इसका, मैं स्कूल के ज़माने से ही ऐसा हूँ कि मैं आपको स्कूल का एक किस्सा सुनाता हूँ कि मैथ में ना मेरी कैलकुलेशन अच्छी थी, मेरे 100 में से 100 आते थे। तो उसमें ये था कि एक किताब में मिसप्रिंट था, तो हमारे टीचर नहीं आए थे। टीचर जो होते हैं ना वो बच्चे के मजाज को समझते हैं, लेकिन वो नहीं समझते। वो हेड मास्टर्स थे, वो आए, वो एक सवाल कर रहे थे उसके ऊपर, ब्लैक बोर्ड के ऊपर। तो वो सवाल कर रहे थे, वो हो नहीं रहा था उनसे, क्योंकि सवाल जवाब लिखे होते थे साइड पे। तो मैंने बोला सर ये सवाल जो है ना ये ऐसे सही होगा, ये किताब में मिसप्रिंट है। तो उन्होंने कहा गेट आउट। अच्छा, मैंने कहा गेट आउट क्या सर, मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये गलत है। तो उन्होंने क्लास से निकाल दिया मुझे। उसके बाद फिर अगले दिन टीचर आए, मैंने बोला आप वेरीफाई करें ये किताब में मिसप्रिंट है। तो फिर फाइनली वो किताब में मिसप्रिंट था, उन्होंने फिर मुझे बना दिया। मुझे कहने लगे कि यार ये बच्चा अच्छा है और इसको हम है ना वो बना देते हैं, क्या कहते हैं उसको, मॉनिटर बना देते हैं। मैं कहा मैं मॉनिटर बनूंगा नहीं। बोले आपको मॉनिटर बना रहे हैं? मैंने कहा मैं बनूंगा नहीं, मैं तो पढ़ने आया हूँ, मॉनिटर बनने थोड़ी आया हूँ। अलग ही दुनिया के हैं आप। हाँ, नहीं बेसिकली मैं जो काम करने जाता हूँ नहीं नहीं, मैं कह रही हूँ क्लास में बच्चे की ख्वाहिश होती है कि मॉनिटर बनना है और दूसरे बच्चों पे रोप डालना है। नहीं, मैं को रोप नहीं डालना, मैं तो पढ़ने आता हूँ। सही। बच्चों शुजा अंकल की बात सुनो और समझो। हाँ, क्योंकि मैं पढ़ने गया हूँ ना भाई, मैं तो पढ़ूंगा। तो वो चीजें सारी, तो वो चीजें थी उसके अंदर जहन में थी। तो वो मैं टीचर से बाकायदा वो मुकालमा करता था मैं कि सर ये ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, और सारी चीजें, और टीचर मुझे बताते थे। मैं टीचर, मेरी कोशिश ये होती थी कि मैं टीचर्स को फंसाऊं। सही। अच्छा ये बताइए, बहन भाइयों में कितने बहन भाई और आपका नंबर कौन सा है? मेरा 3 नंबर है। 3 नंबर है, उसके मजीद छोटे भी हैं ना? हाँ। तो ये वाला ना कि अगर घर में यही सीन घर में हो गया कि कोई बात हो गई और आपके जो बहन भाई हैं या आपकी वालदा है या अब्बा ने कहा कि नहीं ये करना है, और आपने कहा नहीं मैं तो ये हूँ, मैं ये ही करूँगा, ऐसे घर में भी होता होगा ना? तो अम्मा से मार पड़ती थी, डांट, क्योंकि माँ होती है ना। सिर्फ अम्मा से नहीं, मैं सबसे ही पिटा हूँ। तो लग रहा है ना मुझे आपकी बातों से कि आप अपनी अब्बू बात से, पे अड़े बड़े भाई रहते हैं। से, बड़ी बहन से, हाँ, सबसे पिटा हूँ। मतलब अगर मैं, आपकी उर्दू इतनी अच्छी है तो मैं बोलती हूँ कि आपके अंदर एक हठधर्मी है, जहाँ आपका वो अटक गई ना सुई। नहीं अटक गई नहीं, बेसिकली मैं आपको बताऊँ, मैं सब जगह नहीं अटकता। हाँ, मैं वहाँ अटकता हूँ जहाँ मैंने रिसर्च की होती है, पढ़ा होता है, या कुछ मुझे मकसद ऐसा नहीं है कि मैं किसी से भी अटक जाता हूँ। तो दोस्त कैसे बनाते थे? आपका जो नेचर है ना वो ऐसा है कि मतलब आपने अपना एक लेवल सेट किया हुआ है, आपको ये आपका जो है ना पैरामीटर है, तो इसमें आपको दोस्त बनाने में ज़्यादा आसानी है लगती है या मुश्किल? और अगर दोस्त हैं तो कितने दोस्त हैं और आज तक वो है आपके साथ? अच्छा, एक दोस्ती के मामले में जो है ना वो मेरा ये है कि मेरी जिन लोगों से भी दोस्ती होती है वो ख़त्म नहीं होती। अगर दोस्ती होती है तो उसकी वजह ये कि मैं जेन्युइन वैसे ही रहता हूँ ना। शोबिज़ में किसको दोस्त बनाया? शोबिज़ के अंदर तो मैं नाम नहीं ले सकूंगा किसी का भी। आई नो, क्योंकि कहा जाता है, मतलब सभी कहते हैं, मैं नहीं कह रही हूँ, कि इस वक्त जो शोबिज़ हमेशा से जो है ना वहाँ पे हिपोक्रेसी रही है, आज नहीं है, शुरू से हिपोक्रेसी मुनाफिकत सब के जगह पे सामने होती है। सब अच्छा लेकिन अच्छा। मैं आपको बताऊं, मैं अगर नाम लूंगा ना तो बहुत सारे नाम है। सबसे पहले तो मैं बरकत सिद्दीकी का नाम लेता हूँ। मैं उसको बोलता हूँ फादर है मेरा ये, क्योंकि पहला चांस तो उसी ने दिया मुझे। उसके बाद पहले तो मुझे उन्होंने चांस दिया, उसके बाद जब मैंने ये सीरियस हुआ फिर मैं उनके पास गया, तो वो मुझे ना वो वाहिद शख्स था जिसको मैं जानता था कि ये डायरेक्टर है, उसके अलावा किसी डायरेक्टर को नहीं जानता था। मुझे पता नहीं था डायरेक्टर क्या होता था। हमें तो जो कोऑर्डिनेटर बुलाता था हम उसी को सबसे बड़ा आदमी मानते थे पहले तो, क्योंकि हमें पता ही नहीं था टेक्निकलिटी कौन क्या है, राइटर की क्या औकात होती है, डायरेक्टर की क्या होती है। हम डायरेक्टर को लिफ्ट ही नहीं करा रहे होते थे, सिर्फ कोऑर्डिनेटर को लिफ्ट करा रहे होते थे। तो बरकत भाई को मैं काम करता था, बरकत भाई से मशवरे करता था। अच्छा, ये वही बात होगी ना कि जब एक आर्टिस्ट इन होता है, वो हिट होती है, तो अगर वो पॉजिटिव कह रहा है और तो उसको सब वही मिलना शुरू होता है, कोई उसको नेगेटिव का चांस नहीं देता, और अगर कोई नेगेटिव कर रहा है तो उसको नेगेटिव, और वही कॉमेडी कैरेक्टर्स के साथ तो उसमें यही था कि जब मैंने ना
ये अपना जो हवलदार होता है ना, हवलदार से लेके एसपी तक कैरेक्टर्स किए थे। अच्छा। और नेगेटिव पॉजिटिव दोनों। अच्छा, आप है ना जब इन हो गए, हालांकि आप है ना अपने टैलेंट के बेस पर और अपनी कॉन्फिडेंस के बेस पर आ गए। अभी मैंने दोस्ती की बात की कि शोबिज में तो आपने कहा कि एज सच आपने नहीं बने या बनाए नहीं, ठीक है, लेकिन अगर मैं फीमेल एक्टर्स की बात, हाँ बरकत भाई का आपने नाम लिया, लेकिन आपने ज्यादा वहां पर नहीं मैं आपको कुछ और बता रहा हूँ। बेसिकली आप सुने, बेसिकली जैसे मेरा खानदान है ना, जो जहाँ मैं पैदा हुआ, तो मैंने खानदान डिवाइड किया। एक खानदान वो है और एक खानदान मेरा शोबिज है। शोबिज में खानदान में अब्बू मेरे ये है, ठीक अच्छा। है। बड़े भाई जो हैं वो, अब बड़े भाई कौन है? अब्बू तो बरकत भाई वो हो गए। बड़े भाई हिमायू सईद हो गए, क्योंकि सब मैंने ठक करके उसके बाद ना हिमायू सईद को फोन किया, अस्सलाम वालेकुम हिमायू भाई। बहन है कोई? बहन सलीना सिप्रा है। सलीना सिप्रा है। अच्छा, क्योंकि वो जिसने मेरे साथ, उसने मेरी बहन का कैरेक्टर किया था एक प्ले के अंदर ना, तो उसके बाद से मैं उसको बहन ही बोलता हूँ। अच्छा, कोई ऐसा चेहरा था कि जब आप आ गए, आप रोल्स कर रहे हैं, लेकिन आपने सोचा होगा कि यार ये एक्ट्रेस की बात कर रही हूँ ना, मुझे इनके साथ काम करना है? मैं वो बताऊँ, 3 एक्टर थे जिनके साथ मैं काम करना चाहता था, ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है। वो इसलिए पॉसिबल नहीं है कि एक सबा कमर, ठीक है, एक तलत हुसैन और एक इरफान खान, इन दोनों के साथ तो मैं काम कर चुका हूँ। इरफान खान चले गए, हाँ, और तलत जो है साहब हैं, वो काफी सीनियर भी हैं। मैंने उनके साथ बड़ा मजे का कैरेक्टर किया मैंने। बेसिकली मालिक से पहले तो मैं तलत साहब के साथ काम कर रहा था, और उनको मैंने बोला जब हम सीन्स कर रहे थे ना, बेसिकली उस कैरेक्टर। तो तलत साहब के साथ आपका कौन सा प्रोजेक्ट था? मेरा ना खुदा कोई नहीं, पीटीवी से चला था, और उसके अंदर मैं उनको घुमा रहा होता हूँ। मैं 2 नंबर राइटर होता हूँ, मकसद मैं उनके ऑफिस में जॉब करता हूँ एज राइटर, और मैं राइटर नहीं होता। और ऐसा जबरदस्त कैरेक्टर था कि उनको घुमा रहा होता ना, तो वो बड़ा मुझे डायरेक्टर भी बोलता है क्या कर रहे थे, तलत साहब है ये। तो मैंने कहा ठीक है तलत साहब है। उसके बाद ये हुआ कि जब किया ना, और सेम टाइम के अंदर मैं मालिक फिल्म मेरे को ऑफर हुई, और मैं मालिक। अच्छा, मालिक आपको ऑफर कैसे हुई ये भी बताएं, क्योंकि बहुत बड़ी फिल्म थी। ये अलग बात है कि बाद में बहुत कंट्रोवर्शियल हो गई थी कि उसमें धुआं के जो हमारे आशिर अजीम साहब थे, उनकी ये मूवी थी, उन्होंने अपना पूरा सरमाया उसमें लगा दिया था। लेकिन मुझे ये बताइए, आशिर अजीम ने आपका कांटेक्ट किया था, कैसे आपकी वहाँ पे जगह? मैं आपको बताऊँ, ऐसे हुआ था कि एक है समीना असलम, ठीक है, प्रोड्यूसर हैं, शायद जानती होंगी आप, बहुत पुरानी सीनियर प्रोड्यूसर हैं वो। बेसिकली मैंने ना सोशल मीडिया पे जो फेसबुक का जब अकाउंट बनाया था ना, तो वहाँ पे मैं लोगों को सर्च करता था कि कौन क्या करता है, कौन क्या करता है। ऐसे करके मैंने काम इस तरीके से भी ढूंढा कि सोशल मीडिया पे भी लोगों से कॉन्टैक्ट्स बनाए। तो उन्होंने मुझे एक उसका मुसानी का नंबर दिया था। तो उन्होंने कहा कि ये बंदा है ना, फिल्म हो रही है, तो आप जो है ना इसको जाके ऑडिशन दे दो। तो वो मुझे मैसेज करती थी और नंबर मुझे सेंड कर देती थी कि इस बंदे से कांटेक्ट कर लो या ईमेल कर दो। तो उनसे मैं मिला भी नहीं था। वो बहुत अच्छी खातून है, समीना असलम साहब। तो साजिद मुसानी उनका नाम था, जिनके साथ मैं जाके मिला। तो उन्होंने अच्छा, उस मुलाकात में आगे क्या हुआ ये हम आपसे जानेंगे ब्रेक के बाद। जी जनाब, यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का। अपनी गुफ्तगू को हम ज़रूर आगे बढ़ाएंगे, मगर इस ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक ऑन वॉसा टीवी। और आज मेरे साथ मुझे सोशल मीडिया पे एक कमेंट आया था कि प्रोग्राम का नाम तो टी टाइम है, लेकिन आपके हाथ में टी तो है नहीं। तो आज देखें हमारे पास वॉसा टीवी की टी भी है। जी, वो साजिद मुसानी साहब को मैंने जाके ऑडिशन दिया, और फिर कोई कॉल वॉल नहीं आई, ख़त्म हो गई कहानी। उसके बाद पता नहीं 6 महीने या साल के बाद फ़ोन आया मेरे पास कि यार वो शुजा आप फ्री हैं, ये डेट्स हैं। तो मैंने कहा जी। कह रहे यार एक पार्टी लीडर का कैरेक्टर है फिल्म के अंदर। मैंने कहा ठीक है। अब वो फ़ोन तो बंद हो गया। अब उन्होंने कहा ये इनका फ़ोन नंबर आएगा, इनको नाप वाप ये वो सारी चीज़ें दे दीजिएगा। अच्छा, ये कपड़े ले आएगा। अब पॉलिटिकल भी मैं इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ
क्योंकि पॉलिटिक्स के बारे में मुझे पता ही नहीं था। मैं पार्टी लीडर, क्योंकि हमने तो बचपन से यूनिट इंचार्ज ही सुना है तो मैं समझता था नहीं, यूनिट लेकिन इंचार्ज। एज एन एक्टर आपको एक कैरेक्टर मिला तो फिर आप पॉलिटिशियंस की बॉडी लैंग्वेज और उन क्योंकि मुझे जो भी कैरेक्टर ऑफर होता है ना, फिर मैं उस पर रिसर्च वही मैं करके आपसे काम पूछने करता वाली थी कि हूँ। आप तो अपना मैंने फिर homework- लोगों को फ़ोन किया, मैंने कहा यार ये पार्टी लीडर क्या होता है। बोला जैसे जरदारी साहब हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, अल्ताफ़ हुसैन है, ये अपना वो है, अपना इमरान खान है। तो मैं कहा अच्छा सही है अब समझ में आ गया ना कि किसको फॉलो करना है, किसको किया था फिर क्या करना इन 4 में से? इन 4 में से कोई भी नहीं था तो फिर- चूँकि मैं जब वहाँ गया ना, उसके बाद ये हुआ सीन, तो फिर मैं गया वहाँ पे, मैंने तलत साहब को फॉलो किया था बेसिकली, अच्छा, क्योंकि मैं तलत साहब के साथ प्ले कर रहा था, मेरा ना खुदा कोई नहीं। और मैंने जब आशिर अजीम ने मुझे बोला ना, मुझे देखते के साथ ही तो उसने रिजेक्ट ही कर दिया था। आशिर अजीम बोल रहा है इज लुकिंग सो यंग, ये तो चलेगा नहीं, चलो इसको तो निकाल दो। मैं कहा ऐसे कैसे नहीं चलेगा। मैंने फिर वो वहाँ पे मेकअप में जाके बोला, मैंने कहा इनको बोलें कैरेक्टर करने आया, ये करके जाऊँगा, बाद में काट देना अच्छा, लेकिन ये तो मैं करूँगा सही है कि भाई मैं हाँ, बोल कर आप आया पूरी हूँ कि फिल्म करने homework के लिए। करके आए, हाँ मेहनत मैं की। फिल्म कर, तो उन्होंने फिर डिसाइड हुआ कि 2 लोग करेंगे ये कैरेक्टर ना, और फिर एक का रखेंगे जो अच्छा करेगा। सही है। तो वो तो बहरहाल अलग बात थी। उसके बाद वही हुआ, मैंने जब किया, मैंने पूछा उनसे, मैंने कहा हाँ भाई, बोले ये पार्टी लीडर है। मैंने कहा इसके अब्बा क्या करते थे। अब कह रहे यार इसके अब्बा, मैंने कहा ये जद्दी पुश्ती है, पॉलिटिशियन, इसकी एजुकेशन कितनी है। अच्छा, आप खुद इतने सवाल कर रहे हैं उस कैरेक्टर को लेकर, हाँ। ताकि आप अपनी बॉडी लैंग्वेज अपने आप को उसके लिए तो प्रिपेयर। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाई दैट्स द ये होमवर्क। ये होता है ना। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आशिर साहब से जब मैंने सवालात किए ना, मैंने कहा भाई ये कितनी उम्र है इसकी। बोला इतनी 50-55 है, 60 है। अच्छा ये पढ़ा हुआ है तो कितना पढ़ा हुआ है, इसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है कि नहीं है, क्या है क्या नहीं है, वो सारी चीज़ें जब मैंने उनसे पूछी, आप यकीन करें आशिर अजीम, उसकी वाइफ और वो जो दूसरे मेजर बैठे हुए थे, वो सब तालियां ही बजा रहे थे। इसलिए कि वो इम्प्रेस हो गए होंगे कि ये तो वो जो सीन्स थे ना सारे, बेसिकली मेरे तो सीन्स काफ़ी सारे कट गए उसके अंदर, मालिक सही। के अंदर। तो उसकी वजह से वो क्योंकि मालिक फिल्म का सबसे बड़ा आदमी मैं होता हूँ, सबसे बड़ा पॉलिटिशियन तो मैं ही होता हूँ उसके ठीक है, अंदर। ठीक तो वो है। जब मैंने किया ना, और फिर वो लोग खामोशी बैठे रहे रात को 9 बजे से सुबह 4 बजे तक जो शूट होती रही, मुझे कुछ नहीं बताने की उनको ज़रूरत पड़ी। हाँ, लेकिन एटलीस्ट आपने प्रूफ किया ना आशिर साहब के सामने कि आई कैन डू इट। जी, अच्छा, बिल्कुल। फिर अब हम मंटो पर आते हैं। सरमद खुसर साहब अगेन बहुत बड़ा नाम है, उनके वालिद इरफान खुसर साहब वो उनसे भी बड़ा नाम है। उनके साथ काम करना इतना आसान नहीं है उसके सरमद। साथ भी बड़ा मज़ा आया। बेसिकली वो ये था कि हम लोग बैठे हुए थे क्योंकि मैं उनके साथ तो काम कर ही रहा था, एनबी के साथ काम कर ही रहा था। तो मेरे पर फ़ोन आया कि यार ये ऐसे ऐसे कैरेक्टर है। हम चले गए तो वहाँ पे बैठे हुए थे, तो फिर बात करने लगे सरमद से, ये है वो है। तो सरमद ने कहा कि यार पंजाबी बोल लोगे। मैंने कहा यार पंजाबी तो नहीं बोल सकता मैं, ऐसे तो नहीं बोलूँगा, मुझे बता दें क्या बोलना है, मैं वैसे बोल लूँगा। बोला अच्छा है। तो 2 कैरेक्टर थे उसमें, एक पंजाबी बोलने वाला था और एक दिल्ली वाला था। तो उसने कहा कि यार ये दिल्ली वाला है, मकसद ये उर्दू स्पीकिंग, ये दिल्ली से आया। मैं दिल्ली से आया, अच्छा क्या है। फिर मैंने उससे पूछा, मैंने कहा क्या है, मैंने कहा कुर्ता शलवार, फिर पहना, फिर वो चप्पलें वप्पलें सारी चीज़ें वो की। तो बोले यार मिसवाक करता है। मैं कहा मिसवाक कहाँ है। बोला मिसवाक नहीं, वो सामने पेड़ था, वहाँ से मैंने डंडा तोड़ा और चबाना शुरू कर दिया, वहीं से वो देख रखे है। तो उसके बाद फिर जब सीन्स किए मैंने उसके साथ, तो बड़ा मज़ा आया। अच्छा, मतलब काम में मजा आया, बड़ा मज़ा। अच्छा, टीम अच्छी होती है तो बंदा एंजॉय करता है। अच्छा पता है क्या, हाँ। वो वाहिद एक्टर था उसमें। होता ये था कि अपनी अपनी बारी पे ना हम फ्रीज हो जाते थे। अच्छा। हाँ, चूँकि इंटेंस कैरेक्टर था वो। और ज़ाहिर है सरमद खुसर जब लाइंस बोलता था ना, तो वो मैं भूल जाता था, अच्छा, और जब मैं बोलता था तो वो भूल जाता था। मतलब इतना आप एक दूसरे को हार्ड टाइम दे रहे थे मकसद एक्सप्रेशंस वो को लेकर, एक्सप्रेशन से acting को ऐसे ही था लेकर। कि हाँ। वो मकसद वो निकल जाता था उससे ना, फिर वो दोबारा रीटेक होता था, फिर हमारे मतलब वही अलग बात अलग हो गई सारी ना कि चीज़। आप मेरे सामने कैरेक्टर प्ले करने हैं, हाँ। तो मैं इतनी अच्छा, फ्रीज हो गई आपको अच्छा। देख कर कि मैं अपनी लाइंस भूल गई। हाँ, वो दोनों के साथ यही दोनों मामले के चल साथ रहे थे, वो क्योंकि दोनों पहली intensity मर्तबा- का level cross पहली कर गए। मर्तबा मेरे साथ जिंदगी में पहली मर्तबा ऐसा होता है, या तो मैं बोलता हूँ या सामने वाला बोलता है। मगर ऐसा तो ये तो मैं बोल ही नहीं सकता ना कि मैं अच्छा बोलता नहीं शुजर, dialogue इस सारे मीडियम्स में ना एक मीडियम की कमी है, थिएटर की। थिएटर क्यों नहीं किया, थिएटर मैंने इसलिए नहीं जबकि किया। इतना काम, इतना पॉलिश काम कर थिएटर की तो रहे काफ़ी थे। सारी ऑफर्स होती हैं, लेकिन थिएटर है ना मैं करना नहीं चाहता, क्योंकि वजह? थिएटर में ना मुझे देखने में बड़ा मज़ा आता है। अगर मैं करने लगूंगा ना तो फिर मैं देखूंगा नहीं, फिर मैं उसमें भी कीड़े निकालना शुरू कर दूंगा कि यार ये एक्टर सही नहीं कर रहा, वो एक्टर सही नहीं कर रहा है, जैसे एक्टिंग में करते हैं आप। और सिंगर भी नहीं बने आप तो।
आजकल तो singer। हर कोई सब कुछ कर रहा है। हाँ। तो आप सिंगर भी नहीं बने? सिंगर बेसिकली देखें, वो कोई भी काम होता है ना उसका स्पेशलिस्ट होता है इंसान, ठीक है। अच्छा, सिंगर का ये है कि अभी मैं कैंपेन कर रहा हूँ, उसका मैंने गाना लिखा हुआ है। अच्छा, हाँ, वो हाँ। कैंपेन बड़ी ज़बरदस्त है। व्यूअर्स, जैसे मैंने शुरू में कहा था ना कि शुजा समी विजनरी आर्टिस्ट में आते हैं, और इस वक्त इन्होंने ना सिर्फ अपनी फील्ड को लेकर इतना ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल इनके इर्द गिर्द जो इस वक्त माहौल बना हुआ है, इन्वायरमेंट जो बना हुआ है ना हमारी सोसाइटी का, उसको लेकर इतना ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। और इनके स्लोगन का नाम है लेट्स किल डिप्रेशन। और इनका कहना ये है कि हम 5 में से मैक्सिमम 5 रखें, इन 5 लोगों या फिर किसी एक को भी आप अपनी ज़ात से खुश कर दें, तो इससे बड़ी नेकी नहीं मैं है। आपको बताता हूँ ये क्या है। ये ख्याल कहाँ से Basically, आया? ये ख्याल मुझे जब कोविड आया था ना, तो उस टाइम पे हर बंदा डिप्रेशन में था, घर वाले बाहर वाले सब डिप्रेशन में थे। ऐसा नहीं कि कहीं आप भी और इसका शिकार हुए? तो सभी थे, तो मैं भी था। मैं भी जब घर में बैठा हूँ कोई काम नहीं कर रहा तो डिप्रेशन में जाएगा ना बंदा। तो मेरी जो बहन है उसका बेटा आया और वो छोटा सा, और वो हंस रहा था और उसको देख के मैं मुस्कुराने लगा। तो मैंने कहा यार ये है डिप्रेशन का जो इलाज है, ये मुस्कुराहट है, ठीक है। और मुस्कुराने की वजह कोई भी हो सकती है। तो वहाँ से मैंने फिर ये स्टार्ट किया था, लेट्स किल डिप्रेशन, मेक 1 to 5 पीपल हैप्पी। अच्छा, 1 से 5 लोगों को आपने हंसाना है। अब क्या है, मैं तो रोड पे चलते हुए भी हंसा सकता हूँ लोगों को, क्योंकि मैं तो एक्टर हूँ, मेरा तो प्रोफेशन यही है, या कॉमेडियन कहीं पे भी किसी को भी हंसा सकता है। लेकिन आम आदमी एक आम आदमी के लिए क्या है, एक आम आदमी का डिप्रेशन कैसे टूटेगा और इम्यून सिस्टम कैसे, ये कोरोना का इलाज है बेसिकली, या जो भी वायरसेस होते हैं ना उसका इलाज कैसे कैसे होगा। 1 से 5 लोगों को आपने जिनको हंसाना है ना, सुबह उठ के आपने देखना है आपके अतराफ में कौन नजर आ रहा है। सबसे पहले तो फैमिली होगी, आपके बहन भाई माँ बाप बीवी शौहर बच्चे जो भी आपके नज़र आ रहे हैं ना, उनको हंसाएं। अच्छा, 5 लोगों को जब आप हंसाते हैं ना, तो आप 5 के एक्सप्रेशंस अलग होते हैं। कोई नाराज़ होगा, कोई हंसेगा, कोई यूं करके चला जाएगा, कोई करके चला जाएगा, क्या है माँ ये वो। अगर आपके बच्चे हैं तो बोलेंगे क्या मम्मा क्या सुबह लगा। अच्छा, उसमें से 5 में से जब कोई ऐसे एक्सप्रेशन देगा ना तो आपको हंसी आती है। जब आपको बेसाख्ता हंसी आती है ना, खुल के जब हंसते हैं, तो आपका डिप्रेशन टूटता है। जब डिप्रेशन टूटता है तो आपका इम्यून सिस्टम बढ़ता है। इम्यून सिस्टम बढ़ता है तो फिर आपको वायरसेस नहीं लगते। जो जितने भी वायरसेस होते हैं ना वो फिर आपको नहीं लगते, क्योंकि इम्यून सिस्टम आपका स्ट्रांग होगा तो आपको ये कोरोना और ये जितने भी वायरसेस होते हैं ना वो नहीं लगते। ये है क्योंकि इम्यून सिस्टम जो है ना वो मेन पिलर है, और इम्यून बेसिकली डिप्रेशन जो है ना वो सारी बीमारियों की जड़ है, सारी बीमारियों की जड़ है। और आई थिंक और इसका इलाज यही है। और इसका इलाज ये है आप कि मेडिसिन खाते हैं ना सारी जिंदगी, लेकिन डिप्रेशन मेडिसिन खाने से होता ही नहीं खत्म। मतलब इसका इलाज ये है कि खुद भी खुश रहें, चाहे नो मैटर्स, मुश्किल है, खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। शायद ये मैसेज हो सकता है, क्योंकि कब वक्त शुरू हुआ कब वक्त एंड हुआ। लेकिन बहुत अच्छा लगा आपके साथ इंटरव्यू करके, मुलाकात करके, इतना तफसीली आपको जान के। जाते जाते मैं चाहूँगी कुछ गुनगुना दें, क्योंकि बहुत कुछ आपकी क्रेडिट में है। आई थिंक बाथरूम सिंगर नहीं, लेकिन गुनगुनाते जरूर। गाना तो मैंने गाया है, मैं शो कर रहा था एक मुस्कुराती मॉर्निंग, उसके अंदर चूंकि वो ऐसे ही था, मैं मैडोना का गाना गाता हूँ इंग्लिश में। चले ठीक है, हम मैडोना के गाने से आज एंड करेंगे, क्योंकि हमारी व्यूअरशिप भी साउथ ईस्ट एशिया है। तो मुझे दीजिएगा इजाज़त, दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो दोबारा होगी आपसे मुलाकात। ओवर टू यू शुजा। I want you, you right way. I want you, but I want you to want me too. Want you to want me, baby. Just like I want you. Ta-na, ta-na, ta-na-na. One pure love is just a when to see, to share is passion. You right now, Sujana. It's too bad, it's just too sad. You don't want me no more. But I'm gonna change your mind some way, somehow. Remember, I remember. Thank you.